बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की जीत ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की कुछ रिपोर्टों और विश्लेषणों में इस जीत के लिए मोदी नीतीश की ओर से आखिरी मौके पर दिखाई गई जादूगरी पर फोकस किया गया है। एनडीए अपनी इस जादूगरी में कामयाब नहीं हो पाती अगर उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का साथ नहीं मिलता। हालांकि कुछ विश्लेषणों ने इसे बिहार की सामाजिक राजनीतिक दिशा में बड़ा मोड़ करार दिया है। इनमें कहा जा रहा है कि ये देश के राजनीतिक समीकरणों को नए सिरे से परिभाषित कर सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। तो दोस्तों, बिहार के चुनाव में जो एनडीए को परिणाम मिला है उससे विदेशी मीडिया भी हैरान है और इस जीत में किसका योगदान है उस पर अपनी बात रखी है। तो ऐसा लग रहा है विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें पूरी सच्चाई है। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने एक लेख छापा जिसमें कहा गया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारत के जो बाइडेन में बदल गए थे। फाइनेंशियल टाइम्स के इस लेख में कहा गया, नीतीश को भाषण के लिए मंच पर तो लाया जाता था लेकिन बाकी समय वो सहयोगियों के घेरे में रहते थे जो बोलने में उनकी भूल चूक, सूनी निगाहों और याददाश्त गिरने से चिंतित रहते थे। इसके बावजूद नीतीश के नेतृत्व में उनके गठबंधन ने चुनावी जीत हासिल कर ली, जबकि उनकी सेहत से जुड़ी समस्याएं बाइडेन से भी ज्यादा गहरी लग रही थी। बिहार की हरी भरी लेकिन दलदली जमीन पर भीषण गरीबी की छाप दिखती है। उम्मीद थी कि नीतीश कुमार की सेहत और ठहरा हुआ विकास बड़े मुद्दे होंगे, लेकिन नीतीश के कट्टर समर्थक आज भी उनके लंबे कार्यकाल में किए गए कामों के लिए शुक्रगुजार हैं। वो उनकी सेहत पर चर्चा को भी अपमान मानते हैं। उन्हें वोट ना देना तो दूर की बात है, 2 दशक पहले सत्ता संभालने से पहले 13 करोड़ 50 लाख लोगों वाला जमीन से घिरा प्रदेश ऐसी जगह था जिसे सभ्यता भूल चुकी थी, जिसे अंधकार वाला प्रदेश और जंगल राज के नाम से जाना जाता था। लेकिन अपने पहले कार्यकाल में नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया, सड़कें और पुल बनवाए। दूसरे कार्यकाल में उन्होंने गाँव में बिजली पहुंचाई, लेकिन पिछले 2 कार्यकाल में नीतीश कुमार अगले कदम नहीं उठा पाए। नौकरियां पैदा करने में वो नाकाम रहे। पूर्णिया शहर के आसपास सबसे बड़ा उद्योग मखाना प्रोसेसिंग है। हर 3 में से 2 बिहारी परिवारों में कम से कम एक सदस्य रोजगार के लिए राज्य से बाहर हैं। अगर बिहार एक देश होता तो ये लाइबेरिया से भी गरीब और दुनिया का 12वां सबसे गरीब देश होता। फिर भी कुमार की जीत भारत में आशा और बेबसी के टकराव के बारे में बहुत कुछ कहती है। नीतीश कुमार के शासन के शुरुआती दशक में बिहार की औसत आय देश के बाकी हिस्सों के साथ बढ़ने लगी थी, लेकिन अब फिर से पीछे हो गई। कुल सरकारी खर्च राज्य की जीडीपी का 34% है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग दुगना है। आधा खर्च सामाजिक योजनाओं पर जाता है। नीतीश कुमार की जीत एक ग्लोबल ट्रेंड को दिखाती है, जहां विकसित लोकतंत्रों में लोग सत्तारूढ़ नेताओं के प्रति शत्रुता दिखा रहे हैं, वहीं विकासशील देशों में उल्टा हो रहा है। भारत में 2000 के दशक से पहले मुख्यमंत्री 70% चुनाव हार जाते थे। अब वे वापसी कर रहे हैं और इन दशकों में आधे से ज़्यादा चुनाव जीत रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी और जेडीयू वाले नीतीश कुमार को युग पुरुष बता रहे हैं और बिहार में मिली जीत का क्रेडिट मोदी नीतीश को दे रहे हैं, लेकिन दुनिया की नज़र में विकास पुरुष नीतीश कुमार के राज में बिहार अब भी भारत का सबसे गरीब राज्य है। वही बिहार में नीतीश कुमार की जीत को शानदार बताते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, ये चुनाव इसलिए भी चर्चा में था क्योंकि मतदान से पहले मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए थे। इस पर काफ़ी हंगामा मचा था। इस प्रक्रिया में 40 लाख से ज़्यादा नाम हटा दिए गए। विपक्ष का आरोप था कि यह प्रक्रिया गड़बड़ी से युक्त और अराजक थी और जिन लोगों के नाम हटाए गए वो ज़्यादातर अब एसआईआर कही जाने वाली ये प्रक्रिया दूसरे राज्यों में भी शुरू होने वाली है। चुनाव आयोग और मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को करते हुए कहा कि सूची से मृत, डुप्लीकेट और फर्जी मतदाताओं को हटाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की जीत का क्रेडिट व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाने और अपने नेतृत्व में लोगों के भरोसे को दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था सुधार, जीवन में बेहतरी लाने वाली योजनाओं ने नीतीश कुमार की मजबूत की।
महिलाओं को दी गई 10,000 रुपए की राशि का विपक्ष ने दुरुपयोग बताया। उनका कहना था कि इससे मोदी के गठबंधन को अनुचित लाभ मिला। विपक्ष लंबे समय से मोदी पर चुनाव प्रक्रिया को अपने का आरोप लगाता रहा है। हाल में विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ अभियान तेज किया है और उस पर वोट चोरी में मदद करने का आरोप लगा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा के चुनावों में चुनावी गड़बड़ियों ने नतीजा पलट दिया। अपने एक प्रेजेंटेशन में उन्होंने स्क्रीन पर एक युवती की फोटो दिखाई और दावा किया कि यही तस्वीर 10 बूथों में 22 वोटर आईडी पर अलग अलग नामों के साथ इस्तेमाल की गई। बिहार में मतदाता सूची की यह सफाई राष्ट्रीय चुनाव के ठीक 1 साल बाद हुई। उस चुनाव में राज्य ने एनडीए को 2 दर्जन से अधिक लोकसभा सीटें दी थी, जिससे उन्हें तीसरा कार्यकाल मिला। विपक्ष का तर्क था कि अब चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी कटौती के 2 ही मतलब हो सकते हैं, या तो लोकसभा चुनाव संदिग्ध मतदाता सूची पर लड़ा गया था या फिर राज्य चुनाव में बड़े पैमाने पर मतदाताओं को वंचित कर भाजपा नतीजों को प्रभावित करना चाहती। चुनाव आयोग ने शुरू में 65 लाख नाम काट दिए थे, ये कहते हुए कि 1/3 लोग मृत हैं और बाकी या उनके नाम 2 बार दर्ज। तो दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम एनडीए की जीत में चुनाव आयोग की भूमिका बताता है। वहीं ब्लूमबर्ग ने बिहार में नीतीश कुमार की जीत के लिए महिलाओं को पैसे देने का जिक्र किया है। अखबार लिखता है, आखिरी क्षणों में सरकार ने एक रोजगार कार्यक्रम के नाम पर लाखों महिलाओं के बैंक खातों में पैसा जमा करा दिया। नीतीश फिर से सत्ता में लौट आए और एनडीए ने राज्य 43 सीटों में से 202 सीटें जीत ली। जाति के आधार पर मतदाताओं की पसंद एक हद तक पहले की तरह बटी रही, लेकिन इस बार कैश ने उन सभी मतदाताओं को एक साथ कर दिया। सितंबर से शुरू होकर 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए। जो महिला इस राशियों का उपयोग किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत में करेगी, उन्हें आगे और फंड देने का वादा किया गया। हालांकि महिलाओं को पैसे देकर रिझाने वाला पहला चुनाव नहीं था। क्या बिहार की महिलाओं ने एक खराब सौदा करना मंजूर किया? राज्य के पास जैन जी के लिए देने को बहुत कम है। 2021 में यहाँ हर 1 लाख लोगों पर सिर्फ 8 कॉलेज थे, जो राष्ट्रीय औसत का 1/4 हिस्सा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ 6% लोग काम करते हैं और शहरी महिलाओं की श्रम भागीदारी दर सिर्फ 16% है। 2001 से 2011 के बीच बिहार से 90 लाख लोग पलायन कर गए। भारत ने पिछले 14 वर्षों से जनगणना नहीं कराई है, लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि पिछले 3 दशकों में बिहार की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी और घट गई है, ये मानना ठीक हो सकता है कि बिहार अब भी बड़ी संख्या में श्रमिक खो रहा है। इसके बावजूद एक नई राजनीतिक पार्टी जिसने जाति को पीछे रखकर मजबूरन पलायन को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की, एक भी सीट नहीं जीत सकी। नीतीश कुमार बिहार की आधुनिक राजनीति के भीतर बसे हुए राजनीतिक अवसरवाद का प्रतीक बन चुके हैं। उनकी पार्टी नाम मात्र की समाजवादी है। चुनावी परिणामों के बाद जब उनके एक वरिष्ठ नेता टीवी चैनलों से बात कर रहे थे, तब उनके पीछे चे गुवेरा की तस्वीर लगी थी। फिर भी नीतीश, जो सत्ता में बने रहने के लिए कई बार पाला बदल चुके हैं, हिंदुत्ववादी बीजेपी के साथ हैं। दरअसल पिछले साल के आम चुनाव में जब भाजपा अप्रत्याशित रूप से बहुमत खो बैठी, तब मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखने में नीतीश की भूमिका महत्वपूर्ण रही। फिर भी बीजेपी ने बिहार की राजनीति में अपनी मौजूदगी मजबूत कर ली। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि मोदी ने कांग्रेस पार्टी को एक राजनीतिक रूप से अहम राज्य में लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया। राहुल गांधी, जिन्होंने चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ मिलकर वोट चोरी का आरोप लगाया है, कहते हैं कि वो ऐसे नतीजों से हैरान है जो उन्हें कभी निष्पक्ष लगते ही नहीं थे। उनकी पार्टी को सिर्फ 6 सीटें मिली। निराश कांग्रेस नेताओं के बीच ये सवाल उठना तय है कि जब उनके नेता ही चुनावों की धांधली वाला बताते हैं, तो फिर चुनाव लड़ने का क्या मतलब है? चुनाव आयोग ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वहीं अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने बिहार में नीतीश कुमार की जीत के बाद इस पहलू का विश्लेषण किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बिहार क्यों अहम है। अखबार लिखता है, कृषि प्रधान राज्य बिहार का ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काफ़ी अहम था। अगले 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में होने वाले चुनावों
और 2029 के आम चुनाव से पहले राजनीतिक रफ्तार हासिल करना चाहते थे। ये जीत केंद्र सरकार को मजबूती दे रही है, जो पिछले साल के आम चुनाव में पूर्ण बहुमत न मिलने के बाद क्षेत्रीय सहयोगियों के समर्थन पर चल रही है। मोदी की पार्टी ने जेडीयू और एलजेपी-आर के साथ मिलकर केंद्र में सरकार बनाई। यही पार्टियां बिहार में भी उनकी प्रमुख सहयोगी हैं। बिहार को अपने कब्जे में रखना मोदी के लिए बहुत राहत देने वाला होगा। इससे केंद्र की सरकार को अधिक स्थिरता मिलेगी। इससे मोदी का राजनीतिक गठबंधन और मजबूत होगा। 74 वर्षीय नीतीश कुमार लगभग 2 दशक से शासन में हैं और उन्हें राज्य के बुनियादी ढांचे में सुधार और कानून व्यवस्था की समस्याओं को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। एक समय मोदी के विरोधी रहे नीतीश बाद में फिर से बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए में शामिल हो गए। यह आशंका थी कि यदि बिहार में हार होती है तो नीतीश की पार्टी में टूट हो सकती है और उससे मोदी का केंद्रीय गठबंधन कमजोर पड़ जाता। ये केंद्र में जेडीयू की 12 सांसदों पर भी निर्भर है। नीतीश की पार्टी ने 85 सीटें जीती। वाशिंगटन पोस्ट ने अमेरिका स्थित एडवाइजरी के एशिया ग्रुप के भारत प्रमुख अशोक मलिक के हवाले से लिखा, इस जीत से मोदी और एनडीए की राजनीतिक पूंजी और मजबूत हुई है। भारत राजनीतिक और नीतिगत निरंतरता को लेकर काफी आशावादी रुख अपना सकता है। नीतीश की इस जीत से विपक्ष कमजोर हुआ है। एनडीए के मुख्य प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय जनता दल, जिसने कांग्रेस और अन्य छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाया था, उसका प्रदर्शन कमजोर रहा। मोदी के पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा बनाई गई नई पार्टी जन स्वराज भी चुनाव में टिक नहीं पाई। चुनाव शुरू होने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने राज्य में चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची में किए गए संशोधन को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। जून के बाद से राज्य के 7 करोड़ 40 लाख मतदाताओं में से करीब 10% लोगों के नाम सूची से हटाए गए थे। विपक्ष का कहना था कि इससे गरीबों और अल्पसंख्यकों का मताधिकार छीना गया। चुनाव आयोग ने कहा कि बड़े पैमाने पर मजदूरों के पलायन, नए युवाओं के मतदाता बनने और मौतों की रिपोर्टिंग न होने के कारण ये संशोधन जरूरी था। चुनावी नतीजे बताते हैं कि ये मुद्दा व्यापक रूप से मतदाताओं के बीच असर नहीं डाल सका। विदेश और राजनीतिक मामलों की पत्रिका द डिप्लोमेट ने बिहार के नतीजों पर टिप्पणी करते हुए लिखा, इंडिया गठबंधन को भारी नुकसान झेलना पड़ा। 2020 के विधानसभा चुनाव में 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी आरजेडी इस बार सिर्फ 25 सीटों पर ही जीत सकी। कांग्रेस, जिसने 2020 में 19 सीटें जीती थी, इस बार केवल 6 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर चुनावी परिणाम में हेराफेरी के लिए मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जोरदार चुनाव प्रचार किया था। पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच कथित गठजोड़ का मुद्दा बनाया था। उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कर्नाटक के साथ हरियाणा की मतदाता सूचियों में भारी गड़बड़ियों के कथित सबूत पेश किए। वामपंथी दल, जो विपक्षी गठबंधन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा थे, भी बुरी तरह हार गए। 2020 में 16 विधायकों की ताकत रखने वाले ये दल इस बार केवल 3 सीटें जीत पाए। इस चुनाव अभियान के दौरान कई मुद्दे चर्चा में रहे, जिनमें सबसे प्रमुख था कि बिहार में रोजगार की कमी, जिसकी वजह से लाखों लोग काम की तलाश में राज्य से बाहर जाते हैं। लेकिन जिस मुद्दे ने सबसे गहरा असर छोड़ा वो था जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति की लहर। 74 वर्षीय नीतीश 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने चुनाव अभियान में ये घोषणा की थी कि उनका आखिरी चुनाव होगा ये। इस चुनाव में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एनडीए सरकारों से होने वाले विकास को उजागर करने के अलावा बीजेपी ने अपना पसंद का मुद्दा भी उठाया कि बांग्लादेश से आने वाले अवैध मुस्लिम घुसपैठिए बिहार के संसाधनों पर बोझ बन रहे हैं। जहां बिहार का जनादेश मोदी की स्थिति को मजबूती देगा, वहीं विपक्ष इस बात पर गंभीर मंथन करने में लगा है कि राज्य में आखिर गलती कहां हुई। आधे साल से भी कम समय में पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर के असम और दक्षिण भारत के तमिलनाडु में बड़े चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों, भारत की मीडिया तो बिहार में एनडीए की जीत को आसानी से पचा ले रही है और उनके लिए पीएम मोदी
और सीएम नीतीश का महिमा मंडन कर रही है, लेकिन विदेशी मीडिया आखिरी मौके पर दिए गए 10,000 रुपये और चुनाव आयोग को क्रेडिट दे रही है, क्योंकि इन अखबारों में कहीं नहीं लिखा गया बिहार विकास की राह पर दौड़ रहा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।